CH1 किंजल किसी और के साथ। स्वीट हार्ट, थोड़ा जल्दी करो, वो आने ही वाला है। रूम के अंदर से आई इस आवाज को सुनकर दरवाजे पर नॉक करने के लिए उठा हुआ आदित्य का हाथ रुक गया। वह इस आवाज से अच्छी तरह वाकिफ था, यह आवाज उसकी पत्नी किंजल की थी। फिर भी अपने कानों पर यकीन करने के लिए आदित्य दरवाजे के बहुत नजदीक होकर सुनने के लिए मजबूर हो गया। एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी, वो लूजर है, आ जाएगा तो कर क्या लेगा, और वैसे भी वो कहीं जाकर रहने के लायक तो है ही नहीं, इसलिए उसको पता चल ही जाना चाहिए ताकि वह हमारे इस सीन को सहन करने की आदत डाल सके। इसके बाद कमरे में किंजल की सिसकारियां गूंजने लगी। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा जैसे अभी तेज बिजली उसके ऊपर गिरी हो और कुछ उसके शरीर पर हावी हुआ हो। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और उसने पूरे जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया और कमरे में आ गया। उसने देख लिया बेड पर किंजल और एक आदमी आधे कपड़ों में थे। अचानक के इस धमाके से किंजल ने अपने ऊपर से आदमी को साइड धक्का दिया, पर जब तक खुद को कवर कर पाती उसके सामने आदित्य खड़ा था। एक पल के लिए तो किंजल की आंखों में घबराहट दिखी, दूसरे ही पल वह गहरी सांस छोड़कर बिल्कुल शांत हो गई और बेड से उतरकर अपने कपड़े पहनने लगी। उसका ऐसा व्यवहार देखकर आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। किंजल, व्हाट इज दिसंबर? आदित्य की आंखें दर्द से भरी हुई थी, उसने इतना बोलकर दांत भींच लिए। किंजल ने स्कर्ट पहनकर बालों को सही करते हुए बहुत ही नर्म लहजे में कहा, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मेरे मुंह से कुछ भी एक्सेप्ट करवाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। आदित्य का चेहरा आंसुओं से लगभग भीग गया था, वह रोते हुए बोला, मैं 1 साल से तुम्हारे परिवार के साथ हूं और कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा हूं। अगर एक बार तुमने मुझे बिठा दिया, मैंने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं की, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। वह एक हाथ की बैग से अपने आंसू पोंछने लगा। उसका शरीर जैसे बहुत कांप रहा था। किंजल होंठों पर लिपस्टिक अप्लाई करते हुए तंज कसते हुए बोली, कोई भी लड़की बेकार बंदे को पसंद नहीं कर सकती। फिर उसने पास बैठे टीवी सीरियल के हीरो जैसे दिखने वाले आदमी की ओर इशारा किया, जो अब तक पैंट पहन चुका था और अब अपने शू लेसेस बांध रहा था। जानते हो यह कौन है? यह है मोस्ट एलिजिबल बिजनेसमैन नमन खुराना, जो असल में मेरे इस खूबसूरत बदन का हकदार है। अगर पापा मुझे डाइवोर्स की परमिशन दे देते तो मैं तो कब की तुम्हें लात मारकर यहां से निकाल देती। आदित्य अपनी पीड़ा को और नहीं छुपा पाया, बिलखते हुए बोला, तो मैं 1 साल से यहां क्यों घूम रहा हूं? तुम्हें दुखी करने से भी डरता रहा, तुम्हारे लिए खाना भी खुद बनाता, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी घंटों पैदल चला। बस, किंजल ने उसको बीच में टोका। साफ जाहिर है आदित्य के गर्मजोशी भरे पल इस बेरहम औरत के दिल को कभी छू नहीं पाए। वह आदित्य के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, मेरे साथ अच्छा बनके रहना ही काफी है क्या? जब मैंने तुम्हें कभी अपने बेड पर आने की परमिशन तक नहीं दी तो तुम्हें खुद से कुछ समझ नहीं आता क्या मैं कितनी नफरत करती हूं तुमसे, इडियट। अगर पापा ने मैरिज के लिए फोर्स न किया होता तो मैं कभी तुम जैसे कचरे को देखती भी नहीं। आदित्य का दिल डूब सा गया। फिर नमन के पास आकर उसकी बाह को लिपटते हुए बोली, नमन को देखो कितना हैंडसम और रिच है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसके नौकर भी तुमसे बेटर होंगे। तुम बिजनेस के बारे में इसको क्यों बता रही हो? किसी भी लूजर को क्या पता यह क्या ही चीज है। नमन ने आदित्य को नफरत भरी नजरों से देखा और उसका खूब मजाक उड़ाने वाली स्माइल दी। भले ही आदित्य का बिजनेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, फिर भी उसको इतनी तो खबर थी कौन बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर है, और इस नमन खुराना का तो उसने कभी नाम भी सुना था, मतलब वह कोई बहुत ज्यादा फेमस बिजनेसमैन नहीं हो सकता। फिर भी सब बातों से ध्यान हटाकर उसने किंजल के खूबसूरत चेहरे की ओर देखकर भर्राई आवाज में बोला, कोई कुत्ते को भी 1 साल पास रखे तो उससे भी लगाव हो जाता, तुम कुत्ते से भी बदतर हो। किंजल उसकी बात को काटते हुए बोली। नमन अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अरे स्टूपिड, अगर समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे बिहेव करो कि यहां तुमने कुछ देखा ही नहीं। हम तीनों खुशी खुशी साथ रह लेते हैं, तुम अपनी मालकिन की वफादारी से सेवा कर सकते हो, और अगर तुमने ऐसा शो करना है, तुमने कुछ देख लिया तो सामान पैक करो और दफा हो जाओ। आदित्य भले ही यहां काफी घटिया जिंदगी जी रहा था, पर फिर भी उसके पास भी दिल था, उसको भी दर्द होता था। उसको भी उम्मीद थी कभी न कभी उसको फैमिली मेंबर मान लिया जाएगा। उसने नमन को देखा जिसके चेहरे पर उसका मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। वह कहना तो चाहता था कि तुम क्या खाक एलिजिबल बैचलर हो जिसको बेड पर लाने के लिए शादीशुदा लड़की मिली, पर उसको धोखा तो उसकी खुद की पत्नी ने दिया, तो दूसरे आदमी को क्या ही कहे। वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। वह दुनिया में शुरू से ही अकेला था और खुद के लिए काम करता था। 1 साल पहले किंजल के अंधविश्वासी पिता ने खुद उस तक पहुंच की और उसको मनाया था किंजल से शादी करने के लिए। उनका मानना था आदित्य इस फैमिली के लिए बहुत लकी साबित होगा। आदित्य का दुनिया में कोई और नहीं था। उसने दिल से इस फैमिली को अपना बनाने की कोशिश की, पर उसको किंजल के पापा के बिना किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण में वो अभी भी मौजूद खड़ा था। आई एम रियली यूजलेस, सोचते उसके चेहरे पर खुद का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। तो क्या मैं मान लूं तुम सहन करने को तैयार हो? नमन ने उसको चुपचाप खड़ा देखकर तंज कसते हुए पूछा।
आदित्य ने घूमकर किंजल और नमन को देखा। भले ही दोनों लुक में एकदम परफेक्ट थे, पर उनको देखकर आदित्य को इतनी नफरत हुई कि उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी वह उल्टी कर देगा। वह कहना तो कुछ नहीं चाहता था, पर जैसे अभी इसी वक्त उसका अपने दिल और जुबान पर कंट्रोल छूट गया हो। आई हेट दिस डर्टी कपल, उसके मुंह से बरबस ही निकला। आदित्य खुद भी शॉक्ड हो गया, जो उसने बोल दिया जैसे वो उसके अंदर से जबरदस्ती बाहर निकले हुए शब्द हों। किंजल और नमन के एक्सप्रेशंस यह सुनते ही चेंज हो गए। आखिर यह बात आदित्य के मुंह से वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। नमन ने आगे बढ़कर उसको कॉलर से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम अपनी बकवास सुनाने के लिए रुक रहे हो तो जो अभी अभी रूम में घुसकर मेरा मजाक किरकिरा किया है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना बोलकर नमन पूरे गुस्से में आदित्य के मुंह पर मुक्के बरसाने लगा। 2 सेकंड्स भी नहीं लगे, आदित्य के मुंह से खून निकलने लगा। वह वापस से उसको जवाब तो देना चाहता था, पर वह फिजिकली भी कमजोर था। पिछले 1 साल से जब से इस फैमिली में आया था, लगातार कमजोर ही होता जा रहा था। 22 साल की उम्र में भी कोई 18 साल का लड़का दिखता था, और खुद को बचाने के लिए नमन की मस्कुलर बॉडी को वह एक छोटा सा धक्का भी नहीं दे पाया। उल्टा मार खाते खाते खुद ही पेट के बल गिर गया। बदला तक नहीं ले सकता, मुझे तो मर ही जाना चाहिए, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मुझे। सोचते हुए आदित्य दिल से भी बहुत रो रहा था। नमन ने उसको लात से मारना शुरू दिया, एक के बाद एक हिट, कभी सिर पर तो कभी पीठ पर। आदित्य फर्श पर रेंगते हुए बस मार खा रहा था और अपने हाथों से अपने सिर को बचा रहा था। उसकी कोहनियों से खून बहने लगा। वह बहुत लाचार हो चुका था, फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। किंजल नफरत भरी निगाहों से उसको देखती रही, एक बार भी नमन को रोकने की कोशिश नहीं की। जब नमन थक गया तो उस पर थूकते हुए बोला, अगर मरना नहीं चाहता तो अभी के अभी निकल जा। आदित्य सुबकते हुए रेंग कर दीवार के पास आया और दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कमरे के बाहर चला गया। शाम का समय रात में बदलने लगा था। चारों ओर घरों की लाइट्स जगने लगी थी। वह घर से बाहर निकलकर रोड की एक साइड लंगड़ाते हुए चला जा रहा था। उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था। पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। वह लगातार अपनी किस्मत पर रोए जा रहा था। उसको खुद को भी नहीं मालूम था वह जा कहाँ रहा है। लाहनत है मेरे जीने पर जब मैं अपनी इज्जत के लिए बदला तक नहीं ले पा रहा हूं, कहते हुए वह रोड क्रॉस करने लगा। पर जैसे ही सड़क के बीच पहुंचा तो सामने एक तेज रफ्तार की गाड़ी की लाइट्स ने उसका विजन ब्लर कर दिया। वह साइड हो पाता उससे पहले ही उसकी बॉडी पेन की वजह से उसके माइंड ने उसका साथ छोड़ दिया। वह बेहोश होकर वहीं गिर गया और इसके लिए सब और अंधेरा छा गया। वह बड़ी गाड़ी आदित्य के एक साइड रुकी, बहुत जोर की ब्रेक से रुकी। उसमें से एक लंबे बालों वाली लड़की उतरी, जिसने व्हाइट सलवार कमीज के साथ हाई हील्स पहन रखी थी। ठक ठक करके चलती हुई वह आदित्य के पास आकर रुकी। अपना दुपट्टा सही करके बैठती हुई आदित्य के चेहरे को गौर से देखने लगी। आदित्य की दुर्दशा पर उसको तरस से ज्यादा घृणा आ रही थी। उसका एक बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर खड़ा हुआ और बहुत ही सलीके से बोला, मिस्ट्रेस यू आर नॉट अ सिंपल गर्ल, वी शुड इग्नोर हिम। उस लड़की ने उसकी बात को इग्नोर किया और खड़ी होकर ऑर्डर देते हुए बोली, इसको उठाओ और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो। बॉडीगार्ड को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह शॉक्ड होकर लड़की के चेहरे की ओर देख रहा था। क्या मुझे रिपीट करना पड़ेगा अब? वह लड़की थोड़ा गुस्से में बोली। नो नो सॉरी मिस्ट्रेस, मैं अभी उठाता हूं, कहते हुए बॉडीगार्ड आगे झुककर आदित्य को उठाने लगा। और जब करीब से उसने आदित्य की हालत देखी तो कांप गया। उसका आदित्य को छूने का भी मन नहीं था, पर अब ऑर्डर को टाल भी नहीं सकता था। मन मारकर उसने आदित्य को उठाया और पैसेंजर सीट पर लिटाकर खुद साइड बैठ गया। गाड़ी हॉस्पिटल को तरफ तेजी से दौड़ती जा रही थी। वह लड़की फ्रंट सीट पर बैठी थी। बॉडीगार्ड का ध्यान बार बार आदित्य के गंदे कपड़ों और बहते खून की तरफ जा रहा था, जो गाड़ी की सीट को गंदा कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, पता नहीं मिस्ट्रेस को क्या हो गया जो रास्ते से कचरा उठा लिया। गाड़ी को ड्राइव कर रही उसकी सेक्रेटरी को भी यह बहुत ही अजीब लगा। जिस लड़की के डेली के छोटे छोटे कामों के लिए हेल्पर्स की पूरी टीम तैनात रहती है, वो किसी के लिए खुद उतरकर गाड़ी से बाहर गई। सेक्रेटरी ने थूक गटका और अपनी मालकिन को कुछ याद करवाते हुए कहा, मिस्ट्रेस, इस सिटी का बिजनेस सर्कल आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। रिजेक्ट ऑल द इन्विटेशंस फॉर टुनाइट। सेक्रेटरी पूरी तरह स्पीचलेस हो गई और अपना ध्यान सामने की तरफ कर लिया। यह कोई आम लड़की नहीं थी। पिछले 25 सालों से बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर बने रहने वाले अर्जुन वालिया की सबसे बड़ी पोती रूबी वालिया थी, जो इन दिनों कुछ ब्रांचेस की इंस्पेक्शन कर रही थी। आदित्य को देखकर उसका रुकना और उसकी हेल्प करना कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, जो अब चुपचाप बाहर नजरें गड़ाए बैठी थी। आदित्य की हालत देखकर उसके दिल में घृणा और दया से भी बढ़कर गुस्से के भाव थे, जिनको वह कैसे भी करके अंदर ही अंदर छुपा रही थी। CH2 आदित्य और रूबी एक रूम में। आदित्य बिल्कुल निढाल लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी।
तभी अचानक उसके आसपास का अंधेरा किसी दिव्य रोशनी के नीचे दब सा गया और उसको अपने चारों ओर उजाला नजर आने लगा। इसी उजाले में उसको एक चेहरा दिखाई दिया। आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके आंसू बहने लगे। उसके मुंह से बहुत ही स्नेह भरा शब्द निकला, आप। कहते हुए वह भागकर उनके पास जाने को हुआ, तभी उस दिव्य आकृति ने हाथ से इशारा करके आदित्य को वहीं रोक दिया। आदित्य का दिल कचोट कर रह गया। वह बोला कुछ नहीं, बस सुबकने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि वो बाबा थे जिन्होंने आदित्य को पाला था, जिनको आदित्य अपना पिता मानता था। तभी वह दिव्य आकृति की ओर से आवाज आई, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बलवान शक्तिशाली बच्चा ऐसे हारा हुआ इंसान बन जाएगा। आदित्य रोते हुए बोला, आप भी मुझ पर हंस रहे हैं ना? हाँ, मैं हार चुका हूं, क्योंकि आपने मुझे अपनी कुटिया से बाहर करके इस दुनियावी झमेलों में झोंक दिया, जबकि मैं इन सब के लिए नहीं बना था। मैंने तन मन से इस दुनिया को अपनाया, पर क्या मिला मुझे? धोखा, धक्के, नफरत। क्यों पिताजी, क्यों? यह सुनकर रूहानी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि तुमने अपने आप को आका नहीं। मेरे बच्चे, तुम इसी दुनियावी सुख के लिए ही हो, इसलिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही था। एक अच्छा आलीशान जीवन तुम्हारा है, जिसको तुमने पाना है। अगर तुम खुद दुनिया के सामने घुटने नहीं टेकते तो तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्मदिन पर अपने आप को अब से बेहतर करके मेरा इंतजार करना। कहते हुए आकृति वापस से धुंधली होने लगी। नहीं, नहीं, मत जाइए पिताजी, रुकिए। आदित्य चिल्लाया, पर कोई असर नहीं हुआ। वो आकृति और रोशनी गायब होती गई और वापस से चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया जो वह पिताजी के साथ कुटिया में रहकर किया करता था, खुद को नियंत्रण करने के लिए गहरी सांस लेना, साधना करना। इन सब को वह करीब 7 साल से भूल सा ही गया था। इस याद से वह एकदम एक्टिव होने की कोशिश करने लगा। आदित्य हिलने की कोशिश कर रहा था, पर इस वक्त इतना कमजोर था कि न हिल पाया न आंखें खोल पाया। पर उसके कानों में कुछ आवाज आई, एक लड़की की आवाज। मिस्टर जैन, यह ठीक तो है न? इसको होश कब तक आएगा? एक आदमी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बोला, मिस वालिया, यह काफी इंजर्ड तो नहीं है, पर ब्लड लॉस बहुत हो चुका है। जो इंजेक्शंस दिए हैं उनसे इसको सुबह तक बेहोशी ही रहेगी। इसके बाद भी बातें चलती रही, पर आदित्य पर नींद हावी होने लगी, जैसे नींद के साथ साथ कोई एनर्जी भी उसके रोम रोम में बहने लगी हो। वह आगे की बातें सुनते हुए भी समझ नहीं पाया क्या चल रहा है, और नींद के आगोश में चला गया। जब वह दोबारा उठा तो वह इस समय एक किंग साइज बेड पर था। जब वह अकेला था तो सिंगल बेड पर ही सोता था, पर जब से किंजल के साथ शादी हुई थी तब से वह बस सोफे पर ही सोता था, इसलिए बेड उसको अपने लिए बहुत बड़ी चीज लग रही थी। वह झट से नीचे उतरने को हुआ तो देखा उसके सामने एक लवको खड़ी थी, जिसके लंबे सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। फाइनली यू वेक अप, वह ठंडे से स्वर में बोली और आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जैसे उसको समझने की कोशिश कर रही हो। साथ ही आदित्य का खून एकदम ठंडा हो गया, जैसे बॉडी में बस जम ही जाएगा। वह इधर उधर देखने लगा और घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? और मैं इस वक्त कहाँ हूं? रूबी अपनी पहचान बताने की जल्दी में बिल्कुल नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अपना सरनेम नहीं बताया और बेरुखी से बोली, मेरा नाम रूबी है। कल शाम तुम मुझे रोड के बीचों बीच पड़े मिले थे। इतना बोलकर रूबी ठक ठक चलते हुए आदित्य के पास आकर खड़ी हो गई और आगे बोली, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई, डॉक्टर ने बताया तुम इंजर्ड ज्यादा नहीं पर ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है। यह समझ से परे नहीं है क्या? रूबी ने पलकें झपकाई। आदित्य काफी नर्वस हो रहा था, अब क्या बताए, वह अपनी बीवी के आशिक से पिटा था। यह भले ही कड़वी है, पर सच्चाई भी यही है। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं। तुम कितने सेल्फिश हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम थैंक्स तक नहीं बोल पाए, रूबी हाथ बांधकर खड़े होते हुए बोली। उसकी बात से आदित्य को जैसे होश आया, वह बहुत ही सीरियस टोन में दोनों हाथ जोड़कर बोला, मिस रूबी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने देरी से थैंक्स बोला उसके लिए माफ भी कर दीजिए। आदित्य के मुरझाए से चेहरे पर शर्म की लाली देखकर रूबी हंसे बिना नहीं रह पाई। उसको अपने सामने बैठा मूर्ख बंदा अब थोड़ा सा प्यारा लगने लगा। लेकिन जैसे ही रूबी हंसी थी उसका गला थोड़ा भर सा गया, वह खांसने लगी। तभी डॉक्टर की तरह कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। मिस्ट्रेस, आपका दवा लेने का समय हो गया। डॉक्टर ने एक मेडिकल बॉक्स टेबल पर रखा। खांसते हुए रूबी कुछ बोल नहीं पाई, बस हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने एक ट्रे में कुछ दवाइयां निकाली, तभी आदित्य की आंखों के आगे बहुत सारे मेडिकल शास्त्र घूमने लगे। वह एक पल के लिए झिझका, फिर थोड़ा आगे बढ़कर बोला, मिस रूबी, क्या आप ठीक नहीं हैं? मुझे लाइलाज खांसी है शुरू से ही। कहते हुए वह फिर से खांसने लगी। आदित्य के दिमाग में इसका उपचार घूमने लगा, लेकिन अपने दिल और जुबान पर कंट्रोल करके वह चुप ही रहा और रूबी को मेडिसिन लेते हुए देखता रहा। इसके बाद भी रूबी को खांसी आ रही थी। आदित्य से जैसे रहा नहीं गया, वह उठकर रूबी के पास जाकर बोला, मिस रूबी, क्या आप मुझे एक मौका देंगी? मैं इसको ठीक कर सकता हूं। यह कहते हुए आदित्य के चेहरे पर कॉन्फिडेंस की झलक साफ दिख रही थी। रूबी ने थोड़ा आश्चर्य से देखा, फिर हंस पड़ी।
डॉक्टर भी हंसे बिना नहीं रह पाया। मैंने कहा ना, यह ला इलाज है। मिस रूबी, आपने अभी जो दवा ली है यह नॉर्मल खांसी की दवा है। इससे आपको 1 घंटे के भीतर आराम मिलेगा, सिर्फ 4 घंटों के लिए। उसके बाद आगे के 2 घंटे आपके लिए मुश्किल होंगे और 6 घंटे बाद फिर से आपको यही मेडिसिन रिपीट करनी पड़ेगी। बच्चे, इतना तो सबको पता रहता है, यह इस बात को साबित नहीं करता तुम एक डॉक्टर हो। डॉक्टर जैन आदित्यजा मजाक बनाते हुए बोला। रूबी कुछ नहीं बोली, बस अपनी खांसी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने डॉक्टर जैन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और फिर से बोला, मिस, मुझे समझ तो नहीं इस बात की कि आपको इस बारे में कैसे समझाऊं, लेकिन अभी आपके लंग्स भी श्रिंक होना शुरू हो गए हैं, आपको मुझे एक मौका देना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर जैन चौंक गया। मेडिसिन पैक करते हुए उसके हाथ रुक गए और हैरान होते हुए बोला, तुम्हें यह कैसे मालूम मिस्ट्रेस के लंग्स श्रिंक होने शुरू हो गए? रूबी को तो जैसे झटका सा लगा। क्या कहा? डॉक्टर जैन, क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, यस मिस्ट्रेस, आपकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है और उसमें यही डिटेक्ट किया गया है। लेकिन इस लड़के को कैसे पता चला? रिपोर्ट तो अभी सिर्फ मेरे पास है। रूबी कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ गई, फिर आदित्य से बोली, तुम कैसे इसको ठीक करोगे? अब आदित्य जो कहने लगा था उसके बारे में सोचकर आदित्य का चेहरा लाल हो गया और नजरें झुक गई। वह हिचकिचाते हुए बोला, मिस, मुझे 30 सेकंड्स के लिए आपके सीने पर हाथ रखना पड़ेगा। रूबी का तो जैसे खून गर्म होकर आंखों में आ गया। उसे यकीन नहीं हुआ उसके सामने खड़ा मरियल सा लड़का ऐसा भी कुछ सोच रहा होगा। यूजलेस, तुम्हें अभी चॉप किया जाएगा। मिस्ट्रेस ने तुम्हारी फिक्र की, बदले में तुम जिंदा रहने की इच्छा भी नहीं सके। कहते हुए डॉक्टर जैन बॉडीगार्ड को बुलाने ही लगा, तभी रूबी आदित्य से बोली, ओके, तुम हाथ रख सकते हो। डॉक्टर जैन का तो मुंह खुला ही रह गया। उसकी नजरों में रूबी एक पवित्र देवी की तरह थी। अनबिलीवेबल, वह किसी को भी अपने सीने को छूने कैसे दे सकती है? पर वह अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ बोल नहीं पाया। रूबी आगे बोली, लेकिन अगर तुम कामयाब न हुए तो सजा मौत होगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? जी मुझे मंजूर है, आदित्य के मुंह से फिर अपने आप निकल गया। पर साथ ही आदित्य को झटका सा भी लगा, क्योंकि वह खुद भी कहाँ जानता था अपनी स्किल्स को। रूबी ने डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। डॉक्टर का मन तो कर रहा था आदित्य को भी गर्दन से पकड़कर बाहर ले आए, पर मन मारकर वह कांपते कदमों से बाहर चला गया। अब रूबी बेड पर लेटी हुई थी। उसका गोरा खूबसूरत सीना आदित्य के सामने बिल्कुल नेक्ड था। मिस, मुझे माफ करना। कहते हुए आदित्य ने अपना हाथ उसके स्तनों के बीच गर्दन को तरफ उंगलियां करके रखा और आंखें बंद कर लीं। रूबी सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसके सामने किंजल तो कुछ भी नहीं थी। पर आदित्य ने उसकी तरफ न देखने का ही फैसला किया था। आदित्य के शरीर से एक हरे रंग की रोशनी इसके हाथ के जरिए रूबी के सीने में जाने लगी। रूबी को आदित्य का हाथ बहुत गर्म लगने लगा। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सीने में जमी हुई बर्फ पिघल गई हो। उसको अपने फेफड़ों में जो खिंचाव महसूस हो रहा था वह टूटता हुआ महसूस हुआ। 30 सेकंड होते ही आदित्य ने हाथ उठाया और खड़ा हो गया। रूबी का पूरा ध्यान आदित्य के चेहरे पर था। आदित्य ने आंखें खोलने के बाद एक बार भी रूबी की ओर नहीं देखा था। खड़े होते ही दूसरी ओर घूम गया और बोला, मिस, आपको गर्मी महसूस हो रही होगी। इस गर्मी को सीने में रखने के लिए खुद को जल्दी से कवर कर लीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। रूबी ने कुर्ता पहन लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदित्य रूबी के मुंह से इस क्रिया का रिजल्ट सुनना चाहता था, क्योंकि वह खुद श्योर नहीं था इसका रिएक्शन कितना परफेक्ट होने वाला है। पर 2 मिनट बीत जाने के बाद भी रूबी कुछ नहीं बोली, जिससे आदित्य का दिल बैठने लगा। तभी रूम में डॉक्टर जैन एंटर हुआ। उसने देखा, तुमने 30 सेकंड्स कहा था, अब तक ज्यादा समय हो चुका है। मैं मिस्ट्रेस को तुम्हारे भरोसे ज्यादा देर नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब उसने रूबी की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशंस ऐसे चेंज हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। मिस्ट्रेस, क्या हुआ? आप रो रही हो? यह सुनते ही आदित्य पीछे मुड़ा, क्योंकि ऐसा तो शायद कुछ नहीं हुआ था जिससे रूबी रो पड़े। रूबी की भीगी पलकें देख आदित्य भी डर सा गया। वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। डॉक्टर ने डेंजर साइन का बटन प्रेस किया और चारों ओर बीप बीप की साउंड गूंजने लगी और भागकर रूबी के पास जाकर खड़ा हो गया। इस जानवर ने आपको तकलीफ दी है ना? अब यह जिंदा नहीं बचेगा। आदित्य इधर उधर देख रहा था, तभी दरवाजा खोलते हुए 4 बॉडीगार्ड एक साथ आदित्य को ओर बढ़े। आदित्य के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। CH3, मेरा आदित्य। रूबी सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसके सामने किंजल तो कुछ भी नहीं थी। पर आदित्य ने उसकी तरफ न देखने का ही फैसला किया था। आदित्य के शरीर से एक हरे रंग की रोशनी इसके हाथ के जरिए रूबी के सीने में जाने लगी। रूबी को आदित्य का हाथ बहुत गर्म लगने लगा। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सीने में जमी हुई बर्फ पिघल गई हो। उसको अपने फेफड़ों में जो खिंचाव महसूस हो रहा था वह टूटता हुआ महसूस हुआ। 30 सेकंड होते ही आदित्य ने हाथ उठाया और खड़ा हो गया। रूबी का पूरा ध्यान आदित्य के चेहरे पर था।
आदित्य ने आंखें खोलने के बाद एक बार भी रूबी की ओर नहीं देखा था। खड़े होते ही दूसरी ओर घूम गया और बोला, मिस, आपको गर्मी महसूस हो रही होगी। इस गर्मी को सीने में रखने के लिए खुद को जल्दी से कवर कर लीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। रूबी ने कुर्ता पहन लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदित्य रूबी के मुंह से इस क्रिया का रिजल्ट सुनना चाहता था, क्योंकि वह खुद श्योर नहीं था इसका रिएक्शन कितना परफेक्ट होने वाला है। पर 2 मिनट बीत जाने के बाद भी रूबी कुछ नहीं बोली, जिससे आदित्य का दिल बैठने लगा। तभी रूम में डॉक्टर जैन एंटर हुआ। उसने देखा, तुमने 30 सेकंड्स कहा था, अब तक ज्यादा समय हो चुका है। मैं मिस्ट्रेस को तुम्हारे भरोसे ज्यादा देर नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब उसने रूबी की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशंस ऐसे चेंज हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। मिस्ट्रेस, क्या हुआ? आप रो रही हो? यह सुनते ही आदित्य पीछे मुड़ा, क्योंकि ऐसा तो शायद कुछ नहीं हुआ था जिससे रूबी रो पड़े। रूबी की भीगी पलकें देख आदित्य भी डर सा गया। वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। डॉक्टर ने डेंजर साइन का बटन प्रेस किया और चारों ओर बीप बीप की साउंड गूंजने लगी और भागकर रूबी के पास जाकर खड़ा हो गया। इस जानवर ने आपको तकलीफ दी है ना? अब यह जिंदा नहीं बचेगा। आदित्य इधर उधर देख रहा था, तभी दरवाजा खोलते हुए 4 बॉडीगार्ड एक साथ आदित्य को ओर बढ़े। आदित्य के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। चारों ने आदित्य को तरफ गन पॉइंट कर ली। रूबी, जो बहुत मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही थी, उसने हाथ से इशारा करके गार्ड्स को आदित्य से दूर रहने के लिए कहा। यह उम्मीद के उलट था, क्योंकि रूबी भले ही दिल की बहुत अच्छी है, पर उसने भी हमेशा अपने फैमिली के स्टेटस की रिस्पेक्ट की और मिसबिहेव करने वालों को सजा दी थी। आज एक राह चलते कचरे जैसे लड़के को खुद को छूने भी दिया और उससे अपनी हेल्थ का भी लॉस करवाया। रूबी जैसे तैसे खुद पर काबू करते हुए बोली, तुम्हारी बात में तो इतना दम नहीं, पर मुझे छूने में तुम्हें मजा तो आया ना? आदित्य के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था इस मैटर पर वह खुद को समझने का कोई मतलब नहीं। इसलिए वह चुप ही रहा। गार्ड्स ने फिर से उसकी ओर बढ़े, जैसे कि अभी कोई एक्शन लेंगे। आदित्य के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस हताशा भारी मुस्कान थी। शायद मौत ही राहत होगी मेरे लिए, आदित्य ने सोचा। उसको इस बात का ज्यादा दुख था, जिस लड़की ने उसकी जान बचाई उसने उसी लड़की को हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा दी। लीव इट, रूबी ने गार्ड्स से कहा और आदित्य की ओर देखा, जो बिल्कुल फेयरलेस लग रहा था। कोई कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूं? नाउ गेट लॉस्ट। आदित्य ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रूबी की ओर मुड़कर बोला, आपको परेशान किया उसका मुझे दुख है, माफ कर देना। कहते हुए आदित्य पीछे मुड़ा और बाहर को और जाने लगा। गार्ड्स अपनी मालकिन के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते थे। गुस्से में भरे हुए आदित्य को देख रहे थे। रूबी खांसते हुए आदित्य को जाते हुए देख रही थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि यह मेरा आदित्य नहीं है, पर अगर यह मेरा आदित्य है तो मैं ठीक क्यों नहीं हुई? रूबी ने अभी इतना ही सोचा था, तभी आदित्य उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। तभी खांसते हुए रूबी को मतली जैसा हुआ। मिस्ट्रेस, आर यू ओके? डॉक्टर ने कहा। पर रूबी मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। यहां रूम में मौजूद डॉक्टर जैन के साथ साथ गार्ड्स का भी पसीना छूट रहा थे, क्योंकि रूबी को अगर कुछ हुआ तो उनकी मौत निश्चित है। वॉशरूम में रूबी को वॉमिट हुई। उसके अंदर से कुछ ब्लैक ब्लैक गाढ़ी सी गंदगी निकली। रूबी को लगा इसका सीना बिल्कुल हल्का हो गया। जब वह फेस वॉश करके ड्राई कर रही थी चेहरे को, इसको एहसास हुआ वह बिल्कुल आराम से सांस ले रही थी। अब उसके गले में खुजली भी नहीं थी और न ही छाती में घुटन हो रही थी। मतलब मैं ठीक हो गई। वह खुशी से उछल पड़ी। इसका मतलब मुझे मेरे आदित्य ने ठीक किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह झट से बाहर आई और ऑर्डर दिया, उसको जल्दी से जल्दी वापस लाओ। यह सुनते ही 2 गार्ड्स बिना सिचुएशन को जाने जल्दी से बाहर की ओर भागे। आदित्य इस समय बेहद हताश था। वह बिना किसी टारगेट के बस चलता जा रहा था। उसे पता था उसको घर नहीं जाना है, इसका अंत सड़कों पर ही होगा। पिताजी, मैंने जब खुद को पहचाना तो एक देवी जैसी लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या भरोसा करूं खुद पर? तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी और बहुत तेजी से एक बॉडीगार्ड उतरा और बोला, स्टॉप एंड कम विद अस। मैंने जो किया उसका जिम्मेदार हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आदित्य आकर उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। जल्दी ही एक हट्टे कट्टे गार्ड ने उसको बाह से पकड़ा और रूबी के सामने ले आया। मिस्ट्रेस, इस कमीने को पकड़ लिया। CH4, बेहद खूबसूरत लड़की कौन? मैंने जो किया उसका जिम्मेदार हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आदित्य आकर उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। जल्दी ही एक हट्टे कट्टे गार्ड ने उसको बाह से पकड़ा और रूबी के सामने ले आया। मिस्ट्रेस, इस कमीने को पकड़ लिया और आदित्य को धक्का देकर रूबी के पैरों में फेंक दिया। आदित्य तो हमेशा से ही अपमानित होता रहा था, पर इस बार उसके दिल में टीस उठ रही थी। रूबी ने धक्का देने वाले गार्ड को गुस्से से देखा और बोली,
तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेव करने की परमिशन अभी तक मैंने नहीं दी है। गार्ड का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सॉरी सॉरी मिस्ट्रेस, मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी, मुझे माफी चाहिए। आप सभी जा सकते हो, रूबी ने सभी को ऑर्डर दिया। 2 सेकंड्स में ही सब बाहर चले गए। आदित्य अभी भी रूबी के सामने घुटने के बल बैठा था, शायद अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। रूबी ने उसकी ओर देखा तो उसको वह बहुत ही इनोसेंट लगा। वह उसको झट से जमीन से खड़ा करना चाहती थी, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया। अपनी मुस्कान को छुपाते हुए वह आदित्य के सामने उसके बहुत करीब होकर ब्राइडल स्टाइल में फर्श पर बैठ गई और बोली, सही होकर बैठ जाओ वरना घुटनों में दर्द होगा। आदित्य सवालिया नजरों से रूबी को देखने लगा। वह फर्श पर क्यों बैठी है और इतना पॉलिटली बात क्यों कर रही है? रूबी के इतना करीब होने से आदित्य बहुत नर्वस हो रहा था। आदित्य को ऐसे देखता देखकर वह ऑर्डर देने वाली टोन में बोली, सही होकर बैठो। आदित्य तुरंत पलाथी मारकर बैठ गया। तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। किस सवाल का जवाब मिस रूबी? मुझे छूने में तुम्हें मजा तो आया था ना? रूबी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। रूबी की आंखों में देखते ही आदित्य की आंखों के सामने वो पल गुजरा जब रूबी की बर्फीली चोटियों जैसी टाइट नेक्ड ब्रेस्ट उसने देखी थी। आदित्य का चेहरा लाल पड़ गया और वह नजरें चुराने लगा। रूबी समझ गई आदित्य के अंदर बहुत सारे इमोशंस जाग रहे हैं जिन पर वह काबू पाने की कोशिश कर रहा है। एनीवे, तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर। यह सुनते ही आदित्य की आंखें चमक उठी, मतलब आप ठीक हो गई हो? रूबी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं जिंदगी में पहले बार रिलैक्स होकर सांस ले रही हूं, तुम्हारा थैंक्स करने के लिए तुम्हें वापस बुलाया। आदित्य की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब उसने अपने आप को सही पहचाना था। वह चहकते हुए बोला, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, आप ठीक हो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कहां से सीखा तुमने यह सब? मिस, मैं आपको सब कुछ समझा नहीं सकता कहां से सीखा हूं, मुझे समझाना नहीं आता, आदित्य ने पूरी ईमानदारी से कहा। ओके, कोई बात नहीं, रूबी ने इतना ही कहा था तभी आदित्य के मोबाइल की रिंग बजी। कॉलर आईडी देखकर आदित्य का चेहरा उतर गया। रूबी समझ गई यह किसकी कॉल हो सकती है। आदित्य ने अनमने मन से कॉल रिसीव की और कान को फोन लगाया। हेलो, वह भरी सी आवाज में बोला। कहाँ हो तुम पूरी रात से? किंजल ने बहुत ही रौब में पूछा। तुमसे मतलब? आदित्य को यकीन नहीं था किंजल को कभी उसकी परवाह होगी। खुद को इतनी भी इंपॉर्टेंस मत दो, भले ही मैं तुम्हें कॉल कर रही हूं पर मेरी नजर में तुम अभी भी वही हो, कचरे का ढेर। अभी यहां आओ और डाइवोर्स साइन करो। ओके, मैं आ रहा हूं। कहते हुए आदित्य ने कॉल कट कर दी। जब उसने देखा तो रूबी जैसे कि तैसे बैठे हुई थी। मिस उठ जाए प्लीज, आप नीचे मत बैठो। रूबी एक गहरी सांस लेकर उठकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी वाइफ डाइवोर्स मांग रही है क्या? आदित्य भी खड़ा हो गया और बोला, आपको कैसे पता? रूबी गहरी सांस लेते हुए बोली, आइडिया हो गया मुझे। चलो तुम्हें मैं लेकर चलती हूं तुम्हारे घर। आदित्य जानता था घर पर उसकी कितनी इंसल्ट होनी है, पर वह रूबी से यह सब छुपाए भी तो क्यों? मिस, वो घर मेरा नहीं है, मैं तो घर जमाई था। और आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। कहते हुए रूबी ने अपना पर्स उठाया और आदित्य से पहले रूम से निकल गई। आदित्य भी इसके पीछे चलने लगा। रूबी ने ड्राइवर से चाबी ली और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर आदित्य के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। थोड़ा हिचकते हुए आदित्य बैठ गया और रूबी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आदित्य रास्ता बताता रहा। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी आहूजा मेंशन के बाहर खड़ी थी। मिस, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। आदित्य यहीं से रूबी को गुड बाय कहना चाहता था पर रूबी बिना कुछ सुने गाड़ी से उतर गई। साफ जाहिर था वो आदित्य के साथ अंदर जाना चाहती थी। आदित्य भी अब सब कुछ सोचना छोड़ रूबी के साथ मेंशन में एंटर हुआ। हाल में किंजल इधर उधर चक्कर काट रही थी। एक साइड नमन खड़ा था, सोफे के एक कॉर्नर में लॉयर बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक फाइल थी। दूसरे कॉर्नर में किंजल की मॉम आशा आहूजा बैठी हुई थी। सब जैसे आदित्य का इंतजार कर रहे थे। उनके कदमों की आहट सुनकर सबका ध्यान एंट्रेंस पर गया। पहले तो किंजल आदित्य पर चिल्लाने ही वाली थी पर उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर तो उसकी आंखें फटी और मुंह खुला रह गया। वैसे तो इसके दिल में आदित्य के लिए कोई फीलिंग नहीं थी पर फिर भी उसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसको जलन सी हुई। नमन की तो रूबी से नजरें नहीं हट रही थी। यह लड़की तो मेरे साथ होनी चाहिए थी, वह दिल में सोचने लगा। CH5 नमन को पसंद आई रूबी। उनके कदमों की आहट सुनकर सबका ध्यान एंट्रेंस पर गया। पहले तो किंजल आदित्य पर चिल्लाने ही वाली थी पर उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर तो उसकी आंखें फटी और मुंह खुला रह गया। वैसे तो इसके दिल में आदित्य के लिए कोई फीलिंग नहीं थी पर फिर भी उसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसको जलन सी हुई। नमन की तो रूबी से नजरें नहीं हट रही थी। यह लड़की तो मेरे साथ होनी चाहिए थी, वह दिल में सोचने लगा।
किंजल आगे बढ़ते हुए बोली, अनबिलीवेबल, तुम एक वैश्या को अफोर्ड कर सकोगे? आदित्य की मुट्ठियां भींच गई। वह फटते हुए बोला, शट अप, जानता हूं रिस्पेक्ट का मीनिंग तुम नहीं जानती, पर कम से कम एक औरत होकर दूसरी औरत की रिस्पेक्ट तो कर सकती हो। भले ही अब तक कभी किंजल पर नहीं चिल्लाया था, पर आज एक तो उसको किंजल का चेहरा देखकर ही घृण हो रही थी, दूसरा वह एक देवी जैसी लड़की को वैश्या बोल रही थी। आदित्य को जवाब देता देखकर किंजल ने गुस्से से आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट की और दांत पीसते हुए बोली, यू लूजर। तुम किंजल आहूजा हो ना? सच में तुम अपनी आदत से इतना मजबूर हो कि अपने माइंड का फुल फोकस यूज करके भी बेड सीन से आगे कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकती हो। रूबी किंजल की बात को काटते हुए बोली। किंजल तो स्पीचलेस हो गई, आखिर कोई भी लड़की आदित्य को सपोर्ट क्यों करेगी? आदित्य की हंसी छूट गई, पर उसने कंट्रोल किया। पहली बार होगा जब कोई इस घर में खड़े होकर किंजल की इतने कम शब्दों में इतनी स्टीक इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहा है। आशा जो अब तक यही सोच रही थी आदित्य के साथ इतनी खूबसूरत लड़की कैसे खड़ी हो सकती है, अपने बेटी की इंसल्ट देखकर उठकर खड़ी हुई और बोलने ही लगी, तभी नमन रूबी की तरफ बढ़ा। किंजल और आशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई कि नमन किंजल के लिए स्टैंड ले रहा है। नमन को रूबी की तरफ बढ़ता देखकर आदित्य रूबी के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए आगे बढ़ने लगा, पर रूबी ने हल्के से आदित्य की बाह को छुआ। जब आदित्य ने रूबी की तरफ देखा तो रूबी ने आंखों से ही आदित्य को शांत रहने के लिए इशारा किया। वैसे नमन को आदित्य का कोई डर भी कहां था, कल उसी से तो आदित्य पिट कर गया था। नमन रूबी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? रूबी ने बस छोटा सा जवाब दिया। और सरनेम क्या है? तुमसे मतलब, रूबी ने बिल्कुल लापरवाह होते हुए कहा। बिजनेस में हो? हम। रूबी इसके साथ बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। वह बिजनेस में है, यह सुनकर किंजल और आशा नमन के मुंह से किसी धमकी के निकलने का इंतजार कर रही थी। ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। आई एम नमन खुराना, CEO ऑफ खुराना इंटरप्राइजेज। अपनी पॉकेट से बिजनेस कार्ड निकालकर रूबी की तरफ बढ़ाते हुए, मेरा बिजनेस कार्ड, अभी मैं वालिया के साथ कनेक्टेड होने वाला हूं, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। किंजल और आशा का तो मुंह खुला रह गया। रूबी ने कार्ड की तरफ देखा पर इसको लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। एक तिरछी मुस्कान किंजल को देते हुए बोली, मैं खुराना इंटरप्राइजेज याद रखूंगी। किंजल थोड़ा नाराज होते हुए बोली, नमन बेबी, व्हाट इज दिस? नमन ने कुछ देर रूबी की तरफ हाथ बढ़ाए रखा। जब रूबी ने कार्ड नहीं पकड़ा तो नमन के दिल में रूबी के साथ आज रात एंजॉय करने की जो उम्मीद जगी थी वह खत्म हो गई। कार्ड को वापस अपनी जेब में रखकर उसने वापस किंजल के पास आते हुए बोला, बिजनेस में किसी तक अप्रोच करना गलत नहीं होता। किंजल को बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसको यहां भी नमन बहुत इंटेलिजेंट लगा। उसकी नाराजगी एकदम गायब हो गई। वहीं रूबी के पास से खाली हाथ वापस आ जाने से नमन का मुंह बहुत कड़वा हो चुका था, वह चुपचाप खड़ा हो गया। तुम निकम्मे लोगों को तो कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे होने वाले दामाद के पास इतनी फुर्सत नहीं कि मेरी बेटी के बिना किसी और के साथ टाइम जाया कर सके। जल्दी से साइन करो और दफा हो जाओ। आशा की बात से लॉयर को कुछ तहत महसूस हुई, जो अब तक मूक दर्शक बनकर फिजूल का ड्रामा देखकर ऊब रहा था। उसने झट से पेपर निकालकर टेबल पर रखे और बोला, किंजल आहूजा और आदित्य कपूर, प्लीज पेपर साइन करें। किंजल साइन करने के लिए पेन उठने लगी, उससे पहले आदित्य ने पेन उठाकर साइन कर दिए। किंजल को यह काफी इंसल्टिंग लगा, क्योंकि डाइवोर्स उसने मांगा था, पर आदित्य के एक्शन से लग रहा था वह किंजल से भी पहले इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। किंजल ने भी साइन कर दिए। अभी वह आदित्य को दो चार और खरी खोटी सुनने के मूड में थी, पर आदित्य ने उसको एक भी मौका नहीं दिया और सीधे बाहर की ओर चल पड़ा, साथ ही रूबी भी। नमन पीछे से रूबी को जाते देख रहा था। वह सोच रहा था अगर यह लड़की उसके बेड पर हो तो कैसी लगेगी। उसकी नजर रूबी के लंबे वेवी बालों से हट नहीं रही थी, जिसको किंजल ने भी नोटिस कर लिया। एक बार तो किंजल को इनसिक्योर फील हुआ, वह जाकर नमन के गले में बाहें डालकर खड़ी हो गई, जिससे नमन प्रेजेंट में वापस आया। फाइनली मैं फिर से सिंगल हूं, किंजल ने बहुत ही मादक आवाज में कहा। नमन ने उसको एक स्माइल दी और किंजल की कमर में हाथ डालकर बोला, किसने कहा तुम सिंगल हो? हर रात तो। अहम अहम। आशा ने नकली खांसी की तो किंजल और नमन एक झटके से अलग हो गए। आशा अपनी मुस्कान को छुपाने लगी। लॉयर जो अब तक इन लोगों के बीच बुरी तरह ऊब चुका था, खड़े होते हुए बोला, ओके तो मैं चलता हूं। ओके ओके थैंक यू, कहते हुए नमन ने लॉयर की तरफ हाथ बढ़ाया। लॉयर ने जल्दी से हैंड शेक किया और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। फुलिश कपल। बाहर आकर लॉयर बड़बड़ाए बिना रह नहीं पाया। रूबी ने गाड़ी एक छोटे से लोकल रेस्टोरेंट के बाहर रोकी, यहां इस वक्त कोई कस्टमर नहीं था। आदित्य के बार बार मना करने के बावजूद भी रूबी ने उसको जबरदस्ती लंच करवाया। यहां कोई और कस्टमर नहीं था तो वह जल्दी ही फ्री होकर यहां से निकल गए। आदित्य शादी से पहले एक कॉलोनी में रहता था, यहां उसने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से छोटा सा फ्लैट खरीदा था। अब रहने के लिए आदित्य के पास यही था।
पर रूबी जैसी रिच लड़की को वहां लेकर जाना उसको सही नहीं लग रहा था। मिस, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, प्लीज अब आप अपने घर जाइए, आगे मैं मैनेज कर लूंगा। रास्ता बताओ। कहते हुए रूबी ने एक हताशा भारी सांस ली। आदित्य का बार बार उसको वापस जाने के लिए कहना रूबी को हर्ट कर रहा था। आदित्य भी हताश हो गया, क्यों वह रूबी को वह मना नहीं कर सकता था। जब रूबी ने आदित्य के फ्लैट के सामने गाड़ी रोकी तो आदित्य बोला, मिस रूबी, मेरे घर में 1 साल से कोई साफ सफाई नहीं हुई, आप अंदर नहीं जा सकती। रूबी ने एक कार्ड निकालकर आदित्य की तरफ बढ़ाया और बोली, इसकी लिमिट 10 करोड़ पर मंथ है। मैं जानती हूं तुम खुद को बेहतर करना चाहते हो, मेरी तरफ से एक छोटा सा रिवॉर्ड मुझे ठीक करने के लिए। आदित्य का चेहरा उतर गया। भले ही पैसा जरूरी है, पर वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। आप समझ क्यों नहीं रही? मैं आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहता, आपका और मेरा अचानक मिलना एक इत्तेफाक था। प्लीज आप चले जाइए। कहते हुए आदित्य गाफी से उतर गया और रूबी की तरफ देखने लगा। रूबी का मासूम सा चेहरा निराश लग रहा था। अगले ही पल रूबी गाड़ी से उतरकर आदित्य के पास आई और जबरदस्ती उसके हाथ में कार्ड रखते हुए बोली, अगर तुमने इसको न यूज किया तो मैं समझूंगी तुम मुझे पसंद नहीं करते, और अगर तुम चाहो तो बाद में मुझे पैसे वापस कर सकते हो। कहते हुए रूबी वापस गाड़ी में बैठी और चलो गई। आदित्य पत्थर बनकर खड़ा उसकी गाड़ी को जाते देखता रहा। उसको समझ नहीं आया रूबी को इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा, आदित्य उसको पसंद नहीं करता। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता जो इसको पसंद न करे, पर ऐसा कौन होगा जो उसकी पसंद बने। आदित्य को बिजली सा झटका लगा। रूबी का सीना उसकी आंखों के सामने आने लगा और ढेरों अरमान उसके अंदर जागने लगे। ये स्टोरी कैसी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।